प्यारे बच्चों, चलिए बीए पार्ट 1 फर्स्ट पेपर के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अच्छे हो आप लोग। चलिए इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कौटिल्य का युद्ध दर्पण। देखिए इनको बेटा किस नामों से जाना जाता है बच्चों। कौटिल्य का युद्ध दर्पण अथवा इसी को कहा जाता है प्रथम मगध साम्राज्य। ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य भी इसको कहा जाता है। और भी इसको क्या कहा जाता है, मौर्यकालीन सैन्य पद्धति, कई नामों से जाना जाता है इसे। लेकिन इसमें जो हमको पढ़ना है, जिस नाम से पढ़ना है वो है कौटिल्य का युद्ध दर्पण। एक मिनट बच्चों, हाँ वो है कौटिल्य का युद्ध दर्पण। लेकिन नाम आपको सभी पता होना चाहिए। अब इसमें कौटिल्य का युद्ध दर्पण और ये मौर्यकालीन सैन्य पद्धति, कहने का मतलब ये है मौर्यकालीन, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे आचार्य कौटिल्य। आचार्य कौटिल्य के कई नाम हैं, इसको हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। और उन्होंने जिस प्रकार अपने अर्थशास्त्र में उन्होंने जिस प्रकार की रचना की है, सेनाओं के बारे में, राजनीतिज्ञों के बारे में, जो भी राज्य व्यवस्था के बारे में उन्होंने लिखा है, उसी का संपूर्ण जो है उसी के आधार पर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली गई थी। इसीलिए वही नीतियाँ मौर्य साम्राज्य में लागू हैं। चलिए थोड़ा सा महान आचार्य कौटिल्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए कौटिल्य कौन थे? महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ एवं विद्वान एवं सैन्य विशेषज्ञ। ठीक है, और चंद्रगुप्त के गुरु के रूप में जाना जाता है इन्हें। और चंद्रगुप्त का निर्माण भी उन्होंने ही किया है। चंद्रगुप्त ने अगर एक राज्य की नींव डाली, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो उसका संपूर्ण दायित्व, संपूर्ण आधार बिंदु के आचार्य कौटिल्य ही रहे हैं। ठीक है, आचार्य कौटिल्य कौन थे? ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, जो कि सब्जेक्ट के थे राजनीति विज्ञान के। बच्चों ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि आचार्य कौटिल्य किस विषय के आचार्य थे, किस विश्वविद्यालय में आचार्य थे। इसलिए क्योंकि हम लोग सैन्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, मिलिट्री साइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर बच्चे ये गलती कर जाते हैं, वो सीधे लिख देते हैं सैन्य विज्ञान। वो सही विकल्प जो है सही काट देते हैं, जबकि वो विकल्प बेटा गलत है। ये जो है, जो आचार्य थे, ये राजनीति विज्ञान के आचार्य थे। ठीक, तक्षशिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के आचार्य थे। चलिए इनके जो प्रमुख नाम हैं, प्रमुख नाम इन्हें जाना जाता है कौटिल्य, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं बच्चों। चाणक्य, आचार्य विष्णुगुप्त, वात्स्यायन, इन्हें 4-5 नामों से जाना जाता है, जिसमें 4 नाम हमारे पास प्रमुख हैं: कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, वात्स्यायन। ठीक है, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है, जो इन्होंने लिखा है, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हैं, वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र की तुलना या चाणक्य की तुलना इटली के मैकियावेली से की जाती है बच्चों। इतना आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है इटली की मैकियावेली की तुलना भारत के किस विद्वान से की जाती है, या आचार्य कौटिल्य की तुलना किस विदेशी जो है विद्वान से की जाती है, तो वो कौन है? मैकियावेली। मैकियावेली की तुलना जो है चाणक्य से की जाती है, जबकि तुलना होना चाहिए, जबकि चाणक्य पहले थे, मैकियावेली आज का है। चलिए इनकी तुलना चाणक्य से की जाती है। और चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना, इस पुस्तक की तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने लिखा क्या है? सेनाओं के अंग के बारे में, सैन्य संगठन के बारे में, अस्त्र शस्त्र के बारे में, युद्ध विभाग, शिविर एवं दुर्गों के बारे में, युद्ध के प्रकार, युद्ध के नियम, दूत एवं गुप्तचर, युद्ध नीति, राजनीति, विदेश नीति, युद्ध कला, मंडल सिद्धांत। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने बहुत कुछ का वर्णन किया है। ठीक है। अब इतना ही नहीं, अपने तीक्ष्ण बुद्धि से इन्होंने चंद्रगुप्त के पराक्रम से, नंद वंश के धनानंद, अंतिम शासक धनानंद, जो महापद्मनंद के 8 पुत्रों में अंतिम पुत्र था, को पराजित एवं इसे समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है बच्चों, चलिए। और उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो सैन्य विज्ञान यानी मिलिट्री साइंस के जो आचार्य थे, उनका नाम था आचार्य सुखदेव। बच्चों इसको पढ़ लीजिएगा कि चाणक्य जो है ये राजनीति विज्ञान के आचार्य थे और सैन्य विज्ञान के जो आचार्य थे उनका नाम था सुखदेव। यह काल जो है अन्य के मुकाबले उन्नतशील रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उस समय की स्थिति, सैनांग एवं सैन्य संगठन। चलिए, सेना और सैन्य संगठन। इसमें जो सेना में प्रमुख लड़ाकू अंग थे उसमें भी चतुरंग बल विद्यमान था। जैसे महाकाव्य काल यानी महाभारत और रामायण काल में चतुरंग बल विद्यमान था। चतुरंग बल का मतलब ही होता है रथी सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना एवं पैदल सेना। यही चतुरंग बल है जो कि लड़ाकू बल के रूप में माने जाते हैं, रथ, हाथी, घोड़े एवं पैदल। ठीक है बच्चों, इसके अतिरिक्त चतुरंग बल के अतिरिक्त भी वहाँ अन्य बल विद्यमान थे जिसे कहा जाता है अष्टांग बल। क्या? अष्टांग बल। इसमें क्या होते थे? नौबल या नौसेना भी होती थी। चर बल, या चर का मतलब होता है गुप्तचर, जासूस जिसे बोलते हैं, ये गुप्तचर, ये भी महाकाव्य काल में वर्णित है। चिकित्सा बल यानी डॉक्टरी व्यवस्था। डॉक्टर तो नहीं होते थे आजकल के समय, अंग्रेजी डॉक्टर नहीं होते थे, लेकिन उस समय जो डॉक्टर होते थे वो होते थे वैद्य। जैसे महाकाव्य काल में भी वैद्य होते थे, ऐसे ही इस काल में भी एक वैद्यों की जो है, वैद्यों को ही एक जो है घायल सैनिकों के इलाज करने के लिए एक बल के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त यातायात की व्यवस्था करने वाला भी एक बल था, क्योंकि युद्ध के लिए जाने के लिए यातायात की जो व्यवस्था करता था वो भी एक जो है बल माना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य काल में रथों की तुलना में घुड़सवार एवं गज सेना का महत्व अधिक था। अब रथों की तुलना में रथों के लिए चूँकि बड़ा झाम ताम होता था। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रथ सेना का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि रथों में क्या परिवर्तन हुआ था, रथों के क्या जो है, रथों की वजह से क्या दिक्कतें आ रही थी। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने लिखा है प्रत्येक सेना के अलग अलग इन्होंने कार्य बताया है। रथ सेना मौजूद तो थी लेकिन जो है सबका कार्य इन्होंने बांट के रखा था। जैसे रथ सेना का कार्य क्या होता था? अपनी सेना की रक्षा करना। ठीक है, प्रमुख सेना मानी जाती थी, इसलिए संपूर्ण युद्ध का दायित्व जैसे महाकाव्य एवं जो है महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत में प्रमुख सेना होती थी रथों की सेना, वैसे रथ सेना के अतिरिक्त घुड़सवारों का महत्व इसलिए ज़्यादा था क्योंकि जो है मौर्य साम्राज्य काफ़ी दूर तक विकसित था और काफ़ी दूर तक होने के लिए शीघ्रता से, कहीं रास्ता है कहीं नहीं है, कहीं रोड मिले या ना मिले, तो ऐसी स्थिति में रथों के लिए हर स्थान पे जाना संभव नहीं था। इसलिए घुड़सवारों को तेज़ी से दौड़ा दिया जाता था क्योंकि ये पगडंडियों पर भी चल सकते थे। पता लगा नदी पार करना हुआ तो रथों को नदी पार कराना भी एक प्रॉब्लम है। घुड़सवार हैं, आराम से पानी में हिलते हिलते चले गए, पार हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है थी। अब देखिए, शत्रु की चतुरंगिणी सेना के मार्ग में रुकावट डालना, युद्ध भूमि में शत्रु सैनिकों को पकड़ना, अपने गिरफ्तार योद्धाओं को छुड़ाना, अपनी बिखरी हुई सेना को एकत्र करना और शत्रु को छिन्न भिन्न करके विखेरना, ये सब
रथ सेना के कार्य थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अपने भयंकर आवाज़ के द्वारा, गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है रथों के चलने से, तो अपने भयंकर आवाज़ के द्वारा शत्रु को भयभीत करना एवं उनका मनोबल गिराना। बच्चों इसमें जो है, चलिए, पैदल सेना का जो कार्य होता था, विजित प्रदेशों पर आधिपत्य स्थापित करना, क्योंकि जो भी किलों पे विजय प्राप्त किया जाता था, जिन राज्यों पे विजय प्राप्त किया जाता था, वहाँ पर पैदल सैनिकों को रख दिया जाता था ताकि उनका जो है आधिपत्य या एकाधिकार बना रहे, उस पर कब्जा बना रहे। ठीक, विजय को सुदृढ़ करना। सुदृढ़ का मतलब, अगर हम वहाँ बने नहीं रहेंगे तो शत्रु पुनः अधिकार कर लेंगे, इसीलिए जो है वहाँ पर पैदल सैनिकों रहेंगे तो शत्रु दोबारा उस पर अधिकार नहीं करने पाएगा, इसलिए विजय हमारी बनी रहेगी। राजा के प्रभाव को दृढ़ता प्रदान, राजा के प्रभाव एवं दृढ़ता को बनाए रखना। कहने का मतलब, जब अधिकार वहाँ बना रहेगा तो राजा का नाम भी होता रहेगा, राजा की जय जयकार भी होती रहेगी। शत्रु ने अटैक कर लिया तो आपके राजा को उखाड़ फेंका। यह जो है सभी प्रकार की भूमि एवं सभी प्रकार के मौसम में पैदल सेना कार्य कर सकती थी, इसीलिए पैदल सेना को युद्ध भूमि की रानी कहा जाता है। ठीक, परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, हर प्रकार की स्थितियों में परिवर्तन आया है, लेकिन पैदल सेना का महत्व पहले भी था, वैदिक काल में भी, आज भी वही कंडीशन बनी हुई है। हाँ, कम ज़्यादा ज़रूर होता रहा है, कभी पैदल सेना का महत्व कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, ये दूसरी बात है, लेकिन उसका महत्व कभी समाप्त नहीं हुआ। चलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। घुड़सवार सेना के कार्य। चलिए, घुड़सवार सेना में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनका को कार्य जो आचार्य कौटिल्य ने जो सौंपा था। पहली बात तो घुड़सवार सेना का कार्य जो हमने बताया आपको कि घुड़सवार सेना का महत्व जो है बढ़ गया था रथों के मुकाबले। बढ़ा क्यों था? और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले राजा पोरस और सिकंदर से युद्ध हुआ था, जिसमें जो है राजा पोरस के रथ जो है पानी बरसने के कारण कार्य नहीं कर पाए थे, जिसके कारण सिकंदर ने उन्हें पराजित कर दिया था। ठीक है, इसीलिए रथों का महत्व जो है वहीं से लगभग समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी कम ज़रूर हो गया, क्योंकि पता लगा कि जैसे कहीं जाने के लिए पानी बरसने लगा तो रथ चल नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उस सेना को रखने का क्या मतलब है, जिसको चलने के लिए रोड चाहिए, पानी बरसने लगे तब न चल पाए, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में न चल पाएँ, ऊंची नीची भूमि पर न चल पाएँ, पहाड़ियों पर न चल पाएँ, पानी में न चल पाएँ। कहने का मतलब क्या मतलब है?